हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आप देख रहे हैं वाईटी की एडिटोरियल क्लास को, जहां पे एडिटोरियल रीडिंग के सहारे रीड करते हुए आपकी अंग्रेजी को सुधारा जाता है। आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज का एडिटोरियल हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से। आपके रीडिंग के सोर्सेज को मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। रोज द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की बजाय बीच बीच में दूसरा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेना चाहिए, ताकि हर तरह की चीज आपको पढ़नी आए। आर्टिकल लिखा हुआ है पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश पे 1 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हमें क्या बताती है, इसमें देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी एयर इंडिया 171 क्वेश्चंस परसिस्ट। कह रहा है जो एयर इंडिया की 171 जो फ्लाइट का नंबर था ड्रीम लाइनर, उस फ्लाइट के क्रैश से जुड़े हुए क्वेश्चन सवाल अभी भी परसिस्ट करते हैं। अब ये परसिस्ट करना क्या होता है? देखिए, अंग्रेजी में बोलते हैं अपने कंटिन्यू, जो सिंपल सा वर्ड है, बोल लेते हो लिख भी लेते हो। इसी कंटिन्यू को अगर और एडवांस तरीके से लिखना हो तो हम बोलते हैं परसिस्ट, और अगर इससे भी एडवांस जाना हो तो हम लिखते हैं लिंगर, लिंगर या एंड्योर। ठीक है, तो ये मीनिंग सेम ही रखने वाले वर्ड्स हैं, लेवल है अलग अलग। बोलने में कंटिन्यू बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा लिखना हो तो परसिस्ट बोल देते हैं, और ही थोड़ा और अच्छा लिखना हो तो एंड्योर बोल देते हैं, लिंगर बोल देते हैं। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या मीनिंग कह रहा है। कह रहा है द सिलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड inadequate investigation into a possible systems failures are serious concerns। कह रहे जो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर होता है ऐलान, खुलासा। सिलेक्टिव होता है सिलेक्शन के साथ, कुछ बता दिया कुछ छोड़ दिया, जितना जरूरी था उतना ही बताया, जो ट्रबल मेकिंग था वो पार्ट छोड़ दिया। कह रहा जी जो छोड़ छोड़ के बीच बीच में आधा अधूरा ऐलान होता है इंफॉर्मेशन का, और जो इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यानी अपर्याप्त जांच हो रही है, और किसमें? एक सिस्टम्स फेलियर के केस में जो पॉसिबल था, जिसकी संभावना हमें लगती है। एयरक्राफ्ट का पूरा सिस्टम फेलियर हो गया था। कह रहा है ये दोनों चीजें, बीच बीच में छोड़ छोड़ के जो ऐलान और कम होने वाली जो इंक्वायरी है, ये दोनों सीरियस कंसर्न्स हैं, बड़ी गंभीर चिंताएं हैं। तो एयर इंडिया की इस क्रैश के ऊपर जो जांच बैठी है ना भारत सरकार की, उस जांच को देख करके सुन करके आपको ऐसा ही लगेगा कि जांच ठीक से हो नहीं रही है। 1 साल बीत चुका है, और जो भी ये बताते हैं इस जांच में, वो छोड़ छोड़ के बताते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए सब्जेक्ट वर्ब मिला लेंगे। डिस्क्लोजर यानी ऐलान, और इन्वेस्टिगेशन दोनों नाउन सब्जेक्ट हैं, वर्ब है इनकी आर। सब्जेक्ट वर्ब मिलाना सबसे पहला काम होगा आपको किसी भी सेंटेंस को पढ़ना हो। सब्जेक्ट होता है सर, वर्ब होती है पांव। सर और पांव अगर पकड़ में नहीं आए तो सेंटेंस आपके हाथ से बाहर है। तो मैं हर सेंटेंस का सब्जेक्ट ग्रीन कलर में और वर्ब को पिंक कलर में रखता हूं, ताकि आप धीरे धीरे इस चीज को पकड़ सकें देख देख करके। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं मैं आपको। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली आप क्लास को ले पाओ। इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। @officialYT आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सारे हमारे नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस इस टेलीग्राम में क्विजेस के साथ आपको मिलते हैं। चलिए YT ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। आप ही लोगों के लिए बड़े प्यार से बनवाई गई है। कमेंट सेक्शन में ऐप का आपको लिंक मिलेगा। ऐप के अंदर मेरी गाइडेंस में आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी राइटिंग का कोर्स, इसमें आप लिखना सीख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। 50 घंटे का क्रैश कोर्स है, और हम तो 10वीं क्लास के बच्चों को भी सिखाने का है ना इस कोर्स में प्लान करते हैं। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम वालों के लिए बेसिक से बनाया गया कोर्स है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ राइटिंग कोर्स। इस साल का एसएससी बैंक देने वाले हो, और ग्रामर से लेकर रीडिंग तक, वोकैब से लेकर के क्लोज टेस्ट पैरा जंबल तक, सब का सब एक सिंगल पैकेज बना करके आपको अनलॉक कोर्स में प्रोवाइड करवाया गया है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस 2026, 27 और 28 तीनों सालों के लिए कोर्स वैलिड है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इंग्लिश अनलॉक्ड आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। सिविल सेवाओं की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी हाई कोर्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना,
आरएएस की, जीपीएससी की, यूपीएससी की। तो इंग्लिश का पोर्शन सिविल सेवाओं का पूरा कवर्ड है इस माइग्रेशन कोर्स में। माइग्रेशन का मतलब ये है आपके मीडियम जो भी था उससे आपको इंग्लिश में माइग्रेट करवाएंगे, ताकि आप सी सेट से लेके आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग सब कुछ अंग्रेजी में कर सकें। तो फुल फ्लेजेड कोर्स है, इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, कोर्स ऐप पे अवेलेबल है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आवर टीम ऑन दिस व्हाट्सएप। चलो अब आओ, फर्स्ट वर्ड है अपना आज का अकाउंटेबिलिटी। इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं मैं। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हिसाबदेही, जवाबदेही या जिम्मेदारी बोल लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको आसान भाषा में। तो अकाउंट से, हिसाब से, इस वर्ड को पकड़ के रखना। अकाउंटेबिलिटी इज इसेंशियल इन एवरी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। जवाबदेही, उत्तरदायित्व या हिसाबदेही जरूरी होती है हर एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जहां भी आप काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं, पारदर्शिता बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये वर्ड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, इसका बिल्कुल उल्टा होता है इम्प्यूनिटी। बड़ा कॉमन तो नहीं है, एडवांस वर्ड है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है आपको पहले से ही पनिशमेंट से इम्यूनिटी मिल चुकी है। आपको पता है गलत काम करूंगा सजा सबको मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो थानेदार है ना, मेरे फूफा जी जो है वो इस विभाग में काम करते हैं, गलत काम करूंगा तो भी मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तो ऐसी उद्दंडता को अंग्रेजी में इम्प्यूनिटी कहा जाता है, और ये वर्ड बना है इम्यूनिटी प्लस में पनिशमेंट से। चलिए इस वर्ड को पकड़ना। अगला वर्ड आज की क्लास में आएगा रैकरिंग। देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है अकर। अकर का मतलब घटित होना, और आगे जो री नाम का आपने प्रीफिक्स लगाया है इसका मतलब होता है बार बार। तो रैकरिंग मतलब जो चीज बार बार री अगर हो रही हो, बार बार घटित हो रही हो, ऐसी चीज जो बार बार रिपीट होती है वो होती है रैकरिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ रैकरिंग प्रॉब्लम फॉर मैनी पीपल। टाल मटोल जो है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है या आलसीपना जो है, वो बार बार होने वाली प्रॉब्लम होती है कई लोगों के लिए। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन देख लेना, टाल मटोल करने का रवैया। इसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में लिख देता हूं यहां, डिली डेली। नया वर्ड है ना आपके लिए, बहुत जगह मिलेगा आपको, आर्टिकल्स में, एग्जाम्स में, आरसी में। डिली डेली, टाल मटोल का रवैया। चलिए एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अटकल, अनुमान, कयास। जब आपके पास पूरी एविडेंस ना हो, सबूत ना हो, तो आप अपने दिमाग में कुछ आइडिया सा लगाते हो ना, यार ये हुआ होगा, वो आइडिया ही कहलाता है स्पेकुलेशन। एक्सेसिव स्पेकुलेशन कैन क्रिएट या ऑफ्टन क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जरूरत से ज्यादा अनुमान या कयास या अटकलें जो हैं अक्सर कंफ्यूजन और गलतफहमी को क्रिएट करती हैं। कंजेक्चर और सरमाइज दो अच्छे एडवांस्ड सिनोनिम्स हैं स्पेकुलेशन के। और मजे की बात है आज तीनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आएंगे, क्योंकि एयर इंडिया के इस क्रैश में कोई भी एविडेंस जो है सरकार ने रिलीज किया नहीं, बस लोग अनुमान, अटकलें और कयास लगाते हैं, है ना। तो कंजेक्चर, सरमाइज, स्पेकुलेशन, these three words you will see in today's article. चलिए लास्ट वर्ड है अपना विसल ब्लोअर। देखिए विसल मतलब सीटी, ब्लो मतलब बजाना, ब्लोअर मतलब बजाने वाला। कौन आदमी सीटी बजाता है? जो आपका ध्यान खींचे गलत चीज की तरफ। जैसे आपके मोहल्ले का चौकीदार सीटी बजा के बताता है कि चोर आ गया है। तो इस तरीके से समाज में कोई भी आदमी जो गलत चीज को उजागर करे अपनी वीडियो के थ्रू, अपने आर्टिकल के थ्रू, अपने जर्नलिज्म के थ्रू, ऐसे आदमी को बोला जाता है एक्टिविस्ट को विसल ब्लोअर। अब देखो विसल ब्लोअर मुझे पता है बड़ा कॉमन वर्ड है और सुना भी होगा आपने बहुत बार। अगर यही काम कोई एजेंसी करे, कोई संस्था करे, तो उसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में वॉच डॉग। ठीक है, जैसे सेबी जो है वॉच डॉग है स्टॉक मार्केट का, आरबीआई जो है वॉच डॉग है जो है बैंकिंग सेक्टर का। तो वो विसल ब्लोअर का ही काम करता है, हालांकि वो सही गलत काम सब चेक करेगा। तो वॉच डॉग सरकारी एजेंसियों के लिए यूज करते हैं जो किसी सेक्टर के ऊपर निगरानी करती हों। और विसल ब्लोअर का बिल्कुल उल्टा क्या होता है जी? ऐसा आदमी जो गलत काम में शामिल हो। और गलत काम में शामिल होने के लिए 4 वन वर्ड्स हैं हमारे पास अंग्रेजी में, अकॉम्प्लिस, कोलैबोरेटर, एक्सेसरी और अबेटर। कोलैबोरेटर यानी जो कोलैबोरेट करे, सहयोग करे आपके साथ। अकॉम्प्लिस यानी जो कॉम्प्लिसिट हो या इन्वॉल्व हो। एक्सेसरी यानी आपका साइड, यूं समझ लो साइड रोल में कोई आदमी,
आपने मर्डर किया लेकिन साथ में कोई था जिसने आपको चक्कू दिया था या आपके साथ खड़ा रहा था, वो आपका एक्सेसरी हो गया। और अबैटर वो होता है जिसने आपको उकसाया हो या गलत काम तक करवाने के लिए कैसे भी इंस्टिगेट किया हो, है ना, कहा हो आपको कि जा कर ले कर ले कर ले, है ना, ऐसा आदमी कहलाता है अबैटर। तो ये चारों वर्ड वैसे मिलते जुलते ही हैं, देख लेना, और विसल ब्लोअर के उल्टे हैं। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है ये नदी देख रहे हो, पानी इसका कटाव कर रहा है, आसपास की जमीन को धीरे धीरे खा रहा है, घिस रहा है। तो धीरे धीरे किसी चीज को घिसना, कमजोर बनाना अंग्रेजी में कहलाता है इरोजन। ठीक है, चलिए कमजोर बनाने को डिके करना, डिक्लाइन करना, डिटेरोरेशन बोलते हैं। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म कैन कॉज द इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। अब ये सेंटेंस कई बार बन चुका है पिछले वीक में, जब जब ये वर्ड आया। लगातार का क्रिटिसिज्म जो है, आलोचना जो है, छोटे बच्चों के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है, इरोड कर देता है। चलिए आर्टिकल पे आते हैं, जल्दी से आपको एक समरी देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, एयर इंडिया 171 ये एयरक्राफ्ट आज से लगभग 1 साल पहले फटा था, इसमें ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में। और एक एजेंसी है भारत की, AAIB, जो इस तरह के एयर क्रैशेस को इन्वेस्टिगेट करती है। 1 साल के अंदर भी इस एजेंसी ने कोई ढंग की रिपोर्ट अभी तक निकाली नहीं है, और जो भी बताया है उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है। शायद ऐसा हो कि बोइंग कंपनी के ये एयरक्राफ्ट थे और बोइंग के प्रेशर में आकर के हमारी ये एजेंसी बोइंग का नाम ना खराब होने देने के लिए कोई बात जो है ठीक से नहीं बता रही है। अब जब बातें ठीक से पता नहीं लगती हैं तो उल्टे पुल्टे कयास लगाते हैं लोग। तो कुछ लोग अब ये मानने लगे हैं कि जो मेन पायलट थे इस एयरक्राफ्ट में, उनकी दिमागी हालत खराब थी और उन्होंने सुसाइड किया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये कंजक्चर, ये कयास लगेंगे जब आप इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे। आपको ठीक तरीके से तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। जनता का हक है, जनता की जान से, है ना, जान इस चीज पे लगी हुई है कि कौन से एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, किस एयरक्राफ्ट में उड़े हैं, किस में नहीं उड़े। तो जानना भी उनका हक है कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। छोटा सा ये फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। टोन क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, आप पहले आर्टिकल पढ़ो, है ना, फिर लास्ट में देखो आप टोन पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। मैंने क्वेश्चन बनाया है। वीडियो को आराम से पॉज करें, जितना मीनिंग निकल सकता है निकालें अपने, फिर साथ साथ पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है जी, 1 year आफ्टर द एयर इंडिया या AI-171 डिजास्टर इन अहमदाबाद which killed 260 people, India's Aircraft Accident Investigation Bureau or AAIB has yet to issue its final report। कह रहा है जी 1 साल बाद भी, 1 year आफ्टर, और किसके, एयर इंडिया 171 फ्लाइट के डिजास्टर के, इस दुर्घटना के जो हुई थी अहमदाबाद में, गुजरात में। कह रहा है जी इसके बाद भी, और ये वो घटना है जिसने किल कर दिया या मार दिया 260 लोगों को। कह रहा है इसके 1 साल बाद भी ना, भारत की ये जो एजेंसी है AAIB, ये अभी भी बाकी है, हैज येट टू इशू। ये स्ट्रक्चर आपको करवाते हैं अभी, साइड में देखो, ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का। तो ये एजेंसी अभी भी बाकी है इशू करना अपनी फाइनल रिपोर्ट को। और कैसे इशू करेगी, डिस्पाइट इंटरनेशनल नॉर्म्स एनकरेजिंग पब्लिकेशन विद इन 12 months। बावजूद इंटरनेशनल नॉर्म्स के, अंतरराष्ट्रीय नियमों के, जो एनकरेज करते हैं कि पब्लिकेशन हो जाए रिपोर्ट का 12 महीनों के अंदर। तो दुनिया भर की जो प्रथा है, जो रीत है, जो रिवाज है, 12 महीने में रिपोर्ट ला देनी होती है। हमारी एजेंसी ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट के आसपास भी पहुंचने की बात नहीं की है। चलिए, मेन सब्जेक्ट है इस आर्टिकल का, AAIB नाम की एजेंसी, सरकारी संस्था है। वर्ब है इसकी हैज टू इशू, बीच में लगा हुआ है येट नाम का एडवर्ब। ये अभी येट वाला स्ट्रक्चर आपको करवाता हूं, बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत दिनों बाद करवा रहा हूं। अच्छा, विच आया है इस ट्रेजेडी के लिए, विच की वर्ब है किल्ड। अब यहीं पे रुक जाओ, आप में से काफी लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, सर विच को आपने अहमदाबाद के बाजू में रखा है, लेकिन बात कर रहे हो आप डिजास्टर की। डिजास्टर के लिए अगर विच आया है, डिजास्टर के लिए अगर विच आया है, तो डिजास्टर के बाजू में क्यों नहीं रखा। हमने तो यही सुना है कि विच, हु, दैट उस नाउन के बाजू में रखा जाता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। मारा तो अहमदाबाद ने नहीं है, 260 लोगों को मारा तो इस डिजास्टर ने है।
तो डिजास्टर के बाजू में क्यों नहीं रखा इसको? देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं इसके बाजू में रख दूं इस पूरे क्लोज को, तो फिर इन अहमदाबाद को कहां रखोगे? यहां लिखोगे, इसके बाद लिखोगे विच किल्ड 260 पीपल इन अहमदाबाद। देखो डिजास्टर से इन अहमदाबाद का प्रेपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हुआ है, डिजास्टर के लिए एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, और इसलिए जब नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस फ्रेज को इस नाउन से जोड़ेंगे और फिर विच का इस्तेमाल करेंगे, और आपको अपना खुद का आइडिया लगाना है कि विच किसके लिए आया है। तो लकीर का फकीर नहीं बनना है कि सर जिस नाउन के साइड में लिखा हो हम तो उसी को ही मान लेंगे, नहीं मानोगे भाई। ये लिखा हुआ डिजास्टर नाम के नाउन के साइड में ही है, लेकिन डिजास्टर हुआ था अहमदाबाद में। इन अहमदाबाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको डिजास्टर के बाद रखना जरूरी था, और फिर हमने आगे खिसका दिया इस वाले फ्रेज को। तो एक बड़ी कॉमन सी कंफ्यूजन होती है काफी लोगों के, हमेशा रीडिंग निकाल के पहले मीनिंग निकालना है फिर ग्रामर लगानी है। घोड़ा पहले आता है गाड़ी बाद में आती है। आप पहले क्या करते हो, गाड़ी लगा देते हो फिर पीछे घोड़ा बांध देते हो, तो ग्रामर कब आती है? रीडिंग के बाद, है ना। चलो अब ये स्ट्रक्चर देखो, देखो येट नाम की कंजंग, ये जो एडवर्ब है ये बताती है अनफिनिश्ड एक्शंस को। ऐसी घटनाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उनका काम है येट को बताना, येट का काम है उनको बताना। स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, जैसे एक सेंटेंस है, दे डिड नॉट अराइव येट, वो अभी तक नहीं आए। डिड यू सबमिट द रिपोर्ट येट, क्या आपने अभी तक रिपोर्ट को सबमिट किया? एक और सेंटेंस, द बोर्ड इज येट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स, बोर्ड अभी भी बाकी है, येट अभी भी बाकी है रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना। ये तीनों ही स्टैंडर्ड्स अंग्रेजी में नॉन स्टैंडर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोई चीज अभी तक बाकी होती है ना, अनफिनिश्ड एक्शन होता है, हम जनरली उसको परफेक्ट टेंस में बताते हैं, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शंस दोनों को। आपने आज तक सुना होगा सर पूरा हो चुका है वो काम, परफेक्ट टेंस में बताया जाता है, आई हैव डन दिस, मैं ये कर चुका हूं तो आई हैव डन दिस। लेकिन प्लेन अभी तक नहीं पहुंचा है, ये भी तो एक काम ही है ना, ये भी तो एक काम ही है ना। प्लेन के नहीं पहुंचने का काम तो हो ही चुका है ना, जब प्लेन आ जाएगा तब ये काम उल्टा हो जाएगा। समझो इस तरीके से, आपने रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की है तो अभी तक आपने ये काम कर ही दिया है ना। काम क्या है? रिपोर्ट सबमिट ना करना। इसलिए याद रखें येट एडवर्ब के साथ आप प्रेफर करते हैं परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट का चाहिए तो प्रेजेंट का, पास्ट का चाहिए तो पास्ट का। पास्ट की एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, पास्ट परफेक्ट में आपको दो इवेंट्स बताने पड़ते हैं, एक पास्ट का और एक उसके भी पास्ट का। तो पास्ट परफेक्ट में अंदर नहीं घुसूंगा मैं, प्रेजेंट और पास्ट के बीच का डिफरेंस आपको बाद में करवा देंगे। ध्यान रखें जनरली इनके साथ में प्रेजेंट टेंस लगा करके येट को आपको बनाना होता है, ठीक है, अगर दूसरा क्लोज नहीं दिया हुआ। तो दे डिड नॉट अराइव येट, इसकी जगह मैं लिखूंगा दे हैव नॉट अराइव्ड येट। डिड यू सबमिट द रिपोर्ट येट, इसकी जगह मैं लिखूंगा हैव यू सबमिटेड V3 लगाऊंगा हैव के साथ द रिपोर्ट येट। द बोर्ड इज येट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना, ये इंडिया में बहुत चलता है, लेकिन ये इंडियन इंग्लिश का वर्जन है, स्टैंडर्ड इंग्लिश का नहीं है। येट का इस्तेमाल हुआ और आप लगा रहे हो इंडेफिनिट टेंस इज के साथ। बोलने में ठीक है, भारत में लिखने में भी ठीक होता है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में येट के साथ में लगता है हैज, हैव या हैड। तो यहां लिखोगे द बोर्ड हैज येट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। तो यहां भी वही हुआ है, दिस एजेंसी हैज येट टू इशू इट्स फाइनल रिपोर्ट। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या करोगे, येट के साथ में परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करवाओगे। मोस्ट केसेस में प्रेजेंट लगेगा, अगर दो क्लॉजेस दिए गए हैं, एक पुराना एक नया, तो जो ज्यादा पुराना वाला है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं, सम ऑफ आवर कैटल आर येट टू बी वैक्सीनेटेड। हमारे कुछ मवेशी, कुछ जानवर, कुछ कैटल अभी भी बाकी हैं वैक्सीनेट होना, टीकाकरण होना। सही करना है इसको, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, लिखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी पक्का होगा और गलत होगा तो आपको फीडबैक देंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी रफ्तार से और इसी स्टाइल में पढ़ना है, फटाफट देखो वीडियो को पॉज करके। कह रहे जी, वाइल एडिशनल टाइम may be justified, the investigation's handling has generated unease because the preliminary report was released at 1 a.m. on July 12th last year.
कह रहे जहां एडिशनल जो टाइम है, बाकी का जो एक्स्ट्रा टाइम है जो इस एजेंसी ने मांगा है, ये जस्टिफाइड हो सकता है। हम धक्का नहीं कर रहे हैं इससे कि 12 महीने में क्यों नहीं की, 13 महीने में क्यों रिपोर्ट दे रहे हो सकता है चाहिए उनको टाइम, जस्टिफाइड है। जस्टिफाई होना यानी किसी चीज का सही ठहराया जाना। कह रहे वहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जहां जो कंपनी कर रही है, संस्था कर रही है, इस इन्वेस्टिगेशन की जो हैंडलिंग है ना, उसने जनरेट कर दिया है, पैदा कर दिया है अनईज को या डिस्कंफर्ट को। और क्यों? कह रहे क्योंकि जो इनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, जो इनकी एक कच्ची रिपोर्ट थी ऐसा समझ लो, उसको इन्होंने रिलीज किया था रात को 1 बजे, यानी सुबह 1 बजे, जुलाई 12 को पिछले साल। और ये अभी भी बनी रही थी अनसाइंड, इस पे ना कोई साइन किया इन्होंने, और इसको कंपनी भी नहीं किया गया, इसके साथ में कंपनी में भी नहीं आया कोई भी प्रेस ब्रीफिंग, बस रिपोर्ट वेबसाइट पे पब्लिश कर दी रात को 1 बजे बिना किसी के साइन के। तो ये देख के लगता है कि ज्यादा कोई संजीदा मामला चल नहीं रहा है, बस खाना पूर्ति है, एजेंसी बनाई गई है, जांच तो करेगी, जांच ढंग से नहीं कर रही, आगे भी बताएगा क्यों नहीं कर रही। चलिए, एडिशनल टाइम की वर्ब है मे बी जस्टिफाइड, पैसिव वॉइस लगा है। हैंडलिंग की वर्ब है हैज जनरेटेड, जनरेट करना, किसी चीज को पैदा करना। रिपोर्ट की वर्ब है वॉज रिलीज्ड, रिपोर्ट की वर्ब है रिमेन्ड, और रिपोर्ट की वर्ब है वॉज नॉट अकॉम्पनीड। अकॉम्पनी करना यानी किसी की कंपनी में होना, साथ में होना, जुगलबंदी में होना। तो रिपोर्ट की जुगलबंदी में कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी, जनरली प्रेस के सामने रिपोर्ट्स को दिया जाता है। तो ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की बात हुई, कच्ची रिपोर्ट की, शुरू वाली। कह रहा है जी मोर ट्रबलली इट डिस्क्लोज्ड ओनली अ पैराफ्रेज्ड कॉकपिट एक्सचेंज कंसर्निंग द फ्यूल स्विचेस rather than the complete voice recorder transcript। कह रहा है इससे भी ज्यादा ट्रबल करने वाले हिसाब से, परेशानी वाले हिसाब से, ट्रबलिंगली, ट्रबल यानी परेशानी, ट्रबलिंग यानी परेशानी भरा, ट्रबलिंगली यानी परेशानी भरे अंदाज में, एडवर्ब है। कह रहा है इससे भी ज्यादा परेशानी भरे अंदाज में इस एजेंसी ने डिस्क्लोज किया या सबको बताया सिर्फ एक पैराफ्रेज्ड या अपनी बात में, अपनी भाषा में लिखा हुआ। पैराफ्रेज का मतलब होता है मैंने आपसे कोई बात कही लेकिन आपने वो बात हूबहू ना बता करके अपनी भाषा में तोड़ दी, तो इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो इन्होंने डिस्क्लोज किया सिर्फ एक टूटी फूटी अपनी बात में, अपनी भाषा में, कॉकपिट में हुए जो पायलट्स है उनके बीच के एक्सचेंज को या बातचीत को, जो कंसर्न करता था, जुड़ा हुआ था फ्यूल स्विचेस से। और किसके बजाय? रादर देन, बजाय कंप्लीट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट के। वॉइस रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिलनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है जो हूबहू बातचीत हुई थी बोल करके, वैसे ही हूबहू पेपर पे हमारे को मिलनी चाहिए। पहले पायलट ने बोला ये, दूसरे ने बोला ये, तीसरे ने बोला चौथे ने बोला ठीक है। समझ रहे हो? ये बातचीत आपस में होती है ना, अंग्रेजी में इसको जब कागज पे उतार देते हैं तब उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट आज तक नहीं बताई दोनों पायलट्स ने क्या बात की थी, बस उसकी बात को तोड़ मरोड़ करके आधा अधूरा लिख दिया कि फ्यूल स्विचेस की कोई बात हुई थी। कह रहा जी ये काम इन्होंने किया लीविंग क्रिटिकल क्वेश्चंस अनरिजॉल्व्ड आफ्टर फ्यूलिंग स्पेकुलेशन अबाउट पायलट एरर। कह रहा लीव करते हुए, छोड़ते हुए बड़े ही गंभीर सवालों को बिना रेजोल्यूशन के, बिना जवाबों के, और फ्यूल करते हुए, भड़काते हुए स्पेकुलेशन को, कंजेक्चर को, सरमाइज को या कयास को, पायलट की गलती का, पायलट एरर। तो लोगों को तो यही लगता है कि पायलट जो था उसने कुछ बदमाशी की है, उसने फ्यूल स्विच बंद कर दिया होगा। जो एक्चुअल बात हुई थी फ्यूल स्विच को लेकर के, इस एजेंसी ने आज तक वो बात जो है अपनी रिपोर्ट में कहीं किसी को नहीं बताई। चलिए, इट की वर्ब डिस्क्लोज्ड, कंसर्निंग यानी रिलेटिंग टू, किसी चीज से जुड़ा हुआ। कौन सा एक्सचेंज? वो बातचीत, वो एक्सचेंज जो जुड़ा हुआ था फ्यूल स्विचेस से। पैराफ्रेज आप देख लेना, किसी की बात को अपनी अंदाज में तोड़ मरोड़ के बोलना। ट्रांसक्रिप्ट आपने देख लिया, अंग्रेजी में एक वन वर्ड है। बोली हुई बात हूबहू पेपर पे जब लिख दी जाती है, कागज में जब नोट हो जाती है, रिकॉर्ड बन जाती है, उस रिकॉर्ड को, लीगल रिकॉर्ड को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। स्पेक्यूलेशन, अंदाजा, गेस वर्क, कंजेक्चर, सरमाइज, कयास के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है सब कुछ? ये ट्रांसक्रिप्ट वर्ड को खास ध्यान देना, वन वर्ड है, पूछा हुआ। चलिए, वीडियो को जितना जरूरत हो पॉज करके, है ना, पढ़ना है खुद से। अब देखो, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था यहां पे, और उस ग्रामर कॉन्सेप्ट को मैं आगे आगे अभी करवाऊंगा।
लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक एरर इस सेंटेंस में मैंने डाल के आपको दिया है। ठीक है, थोड़ी एक पहेली सी बना रहा हूं, पजल सी बना रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या ढूंढ पाओगे आप? देखो फिर मैं करवाता हूं आगे, देखना। कह रहा है जी, सच कंजेक्चर परसिस्ट amid recurring concerns surrounding the Boeing 787 Dreamliner aircrafts। कह रहा है ये सारे कयास, ये सारी अटकलें, ये जारी हैं, परसिस्ट करती हैं आज भी। और किस चीज के चलते? अमिड, इस चीज के बीचों बीच, या इस चीज के मिड में, या इस चीज के चलते हुए, जो है बार बार होने वाले या उभरने वाले कंसर्न्स या चिंताएं जो चारों तरफ हैं, सराउंडिंग हैं बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पे। कह रहा है जी, इंक्लूडिंग बैटरी फेलियर्स, फ्यूसिलेज डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉब्लम्स, जिसमें शामिल है ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स। इस एयरक्राफ्ट में 3 तरह की शिकायतें हमें ज्यादातर देखने को मिली हैं दुनिया भर से। बैटरी इसकी खराब हो जाती है, इसका जो मेन बॉडी है फ्यूसिलेज, फ्यूसिलेज मतलब जिसपे विंग लगे हुए हैं उसके आगे का हिस्सा, समझ गए ना, आगे नोज होती है एयरक्राफ्ट की, नोज के पीछे जहां पे, समझ गए ना, आधा एयरक्राफ्ट जो हुआ फ्यूसिलेज बन गया। तो फ्यूसिलेज में कई डिफेक्ट होंगे और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स है। तो आज भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, इसलिए अटकलें लग रही हैं। हुआ क्या था इस एयरक्राफ्ट में? कह रहा है जी, ऑन द अदर हैंड विसल ब्लोअर टेस्टिमनी हैज अलेज्ड that the crashed aircraft experienced multiple technical issues during its service life। कह रहा है जी, वो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो विसल ब्लोअर की टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी होती है आपकी गवाही, एविडेंस, स्टेटमेंट। और विसल ब्लोअर वो आदमी है जो गलत काम को सबके सामने लाए। तो समाज के जो विसल ब्लोअर जर्नलिस्ट लोग हैं, जो अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, उन्होंने अपनी गवाही में ये अलेज कर दिया है, आरोप लगा दिया है बोइंग कंपनी पे कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट था, ये जो गिरा हुआ जो जहाज है, फटा हुआ जहाज, इसने एक्सपीरियंस किया था, इसने अनुभव किया था बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज को अपनी सर्विस लाइफ में। तो ये चीजें बताई नहीं जा रही हैं कि इस एयरक्राफ्ट में पहले भी कई प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद भी ये उड़ाया जा रहा था, छुपाने की कोशिश हो रही है। चलिए, विसल ब्लोअर आपने देख लिया, इसका उल्टा होता है जो किसी मामले में शामिल हो, गलत काम में साथी हो। अबैटर बोल लो, एक्सेसरी बोल लो, या अकॉम्प्लिस बोल लो। टेस्टिमनी गवाही की वर्ब है हैज अलेज्ड, एयरक्राफ्ट की वर्ब है एक्सपीरियंस्ड। कह रहे जी, द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स हैज आल्सो क्वेश्चनड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। कह रहे जी, जो फिर पायलट्स का यूनियन है पूरा, जिसको बोलते हैं FIP, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, कह रहा है इसने भी क्वेश्चन कर दिया है, इसने भी सवाल उठा दिए हैं। जो ऐलान हो रहे हैं, डिस्क्लोजर हो रहे हैं इस एजेंसी के द्वारा, जो सिलेक्टिव हैं, छोड़ छोड़ के बताए जा रहे हैं। सिलेक्टिव यानी सिलेक्ट करके चीजें बता रहे हैं, सब कुछ नहीं बताते, जो इनको ठीक लगे उतना ही बताते। तो इन्होंने तो पायलट्स की लॉबी जो है, उन्होंने तो सवाल भी उठा दिया कि आप आज तक पूरी बात बता क्यों नहीं रहे हो। अच्छा, और किस पे उठाया? द एपरेंट एब्सेंस ऑफ की एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। और एक जो खुलेआम तरीके से नामौजूदगी है, एपरेंट यानी जो क्लियर हो, खुलेआम हो, एब्सेंस यानी नामौजूदगी। कह रहा है नामौजूदगी पे भी सवाल उठाया है इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स की इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से। तो एयर के जो एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट होते हैं, उनको अपनी जांच में इस एजेंसी ने, सरकारी संस्था ने अभी तक इन्वॉल्व भी नहीं किया। और तीसरा इन्होंने सवाल उठाया द इनएडिक्वेसी ऑफ इंक्वायरीज इनटू पॉसिबल सिस्टम फेलियर। बहुत सारी इनएडिक्वेसी या कमियां भी देखी गई हैं इस इंक्वायरी में, सिस्टम फेलियर की जांच के जो है पॉसिबल एंगल को। ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, कि एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम एक साथ फेल हुए थे, फ्यूल स्विच भी बंद हो गया था, और अचानक से एयरक्राफ्ट जो है उसने अपनी स्पीड को भी कम कर दिया था और नीचे जाके गिर गया। नहीं तो 2-2.5 मिनट में कोई एयरक्राफ्ट गिर जाए, बड़ी मुश्किल बात है ये। तो ये सिस्टम का जो फेलियर है ना, उस पर तो जांच एजेंसी आज तक उसने करनी शुरू भी नहीं की है। ये सारा इन लोगों का सवाल है। चलिए, पायलट्स की वर्ब है हैज क्वेश्चन, फेडरेशन की डिस्क्लोजर यानी ऐलान, एपरेंट यानी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एविडेंट, इनएडिक्वेसी यानी किसी चीज के अंदर की कमी। चलो और आगे बढ़ो, अब वो कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको। पहले कॉन्सेप्ट ही देख लो, फिर पढ़ लेना इसको। अंग्रेजी में कुछ स्पेशल नाउन्स हैं, इनकी कैटेगरी नंबर 3 है। अगर आपने मेरे साथ कोर्स किया है या यूट्यूब वीडियोस भी पढ़ी हैं, तो 3 नंबर कैटेगरी के नाउन है इरेगुलर नाउन्स। कैटेगरी 1 होती है जो हमेशा प्लूरल हो, कैटेगरी 2 होती है जो हमेशा सिंगुलर हो, कैटेगरी 3 होती है ऐसे नाउन्स, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी वर्ब जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे एयरक्राफ्ट नाम का वर्ड जो है ना अंग्रेजी में, जहाज के लिए यूज होता है, उड़ने वाले, लेकिन चाहे एक एयरक्राफ्ट हो
चाहे 10 एयरक्राफ्ट हो। इस वर्ड के आगे एस नहीं लगता। वैसे स्पीसीज, इसमें एस लगा हुआ है, स्पीसीज का मतलब है प्रजाति। अब चाहे एक प्रजाति हो ना तो भी स्पीसीज में एस लगा ही रहेगा, चाहे 10 प्रजातियां हो तब भी लगा रहेगा। सीरीज यानी श्रृंखला। आप एक सीरीज देखो या 10 सीरीज खेलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वर्ड अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, अपने साथ में वर्ब बदलता रहेगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। लास्ट है जी वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, अता पता। ये वर्ड ऐसा ही चलता है एस के साथ। चाहे एक आदमी का ठिकाना हो, चाहे 1000 आदमियों का ठिकाना हो, वर्ब को चेंज कर देना, इस नाउन को, वेयर अबाउट्स को चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से डियर यानी हिरण, शीप यानी भेड़, फिश यानी मछली, स्वाइन यानी सुअर, इनके साथ भी यही काम होता है। 1000 एक फर्क नहीं पड़ेगा, इनके आगे अगर एस लगा तो हमेशा लगेगा, नहीं लगा तो कभी नहीं लगेगा। ठीक है ना, ध्यान देना, एयरक्राफ्ट के आगे कभी एस आता नहीं और इन तीनों के आगे का एस कभी हटता नहीं। इन दिनों के आगे भी एस का इस्तेमाल नहीं होता। फिश एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ग्रामर में आप कर चुके हो। फिश का कभी कभी एस लगा करके प्लूरल बनता है, लेकिन तब उसका मतलब होता है अलग अलग किस्मों की मछलियां। अगर एक ही मछली है तो कितनी भी हो फिश लिखेंगे, लेकिन अगर मछलियां अलग अलग टाइप की है ना तो फिशेज लिख सकते हो। उससे आपको यह पता लगेगा कि कोई रोशनी देने वाली मछली है, कोई स्टार फिश है, कोई करंट मारने वाली मछली है, कोई खाने वाली मछली है ना, शार्क मछली है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे लगा कर देखो। एन एयरक्राफ्ट हैज क्रैश्ड, एक एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है। अब यहां पे एक ही एयरक्राफ्ट एन लगाया है, वर्ब को सिंगुलर रखा गया। लेकिन मैं बोलूं 5 एयरक्राफ्ट ने क्रैश किया तो मैं लिखूंगा 5 एयरक्राफ्ट्स हैव क्रैश्ड। अब ध्यान ये रखो, इस सेंटेंस में एस जो लगाया ना ये गलत है। आप लिखेंगे 5 एयरक्राफ्ट, वर्ब को प्लूरल बना देंगे क्योंकि 5 है, हैव क्रैश्ड। वर्ब को चेंज करना है, इन नाउन्स की फॉर्म को चेंज नहीं करना। ध्यान से अगर देखा होता तो पिछले सेंटेंस में मैंने 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, गलत है। एयरक्राफ्ट वर्ड के आगे कभी भी एस नहीं आएगा, चाहे वो कितने भी हो। चलो एक क्वेश्चन आपको दें। हिज वेयर अबाउट्स इज या आर स्टिल अननोन। उसका ठिकाना आज भी किसी को नहीं पता। देख लो कितने आदमी हैं, उसके हिसाब से वर्ब चूज करना, और वेयर अबाउट क्या इसका एस रखना है या निकालना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलो कमेंट्स में पोस्ट करो इसको, गलत होगा तो बता देंगे लेकिन ट्राई जरूर देना। एयरक्राफ्ट, वेयर अबाउट, स्पीसीज और सीरीज। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। आप वीडियो को पॉज करें, इसको पढ़ें, मैं शुरू कर रहा हूं, है ना। कह रहा है जी, विद लॉ सूट्स अगेंस्ट बोइंग एंड हनीवेल द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स alleging negligence and demands for judicial oversight reflecting eroding confidence. Authorities must pursue every line of inquiry rigorously. देखो ये सेंटेंस इतना है, सरकार की जो अथॉरिटी है उनको परस्यू करना होगा, पाने की या ढूंढने की कोशिश करनी होगी, हर एक लाइन को, हर एक रेखा को, हर एक एंगल को जो इंक्वायरी का हो सकता है, रिगरसली ये काम करना होगा, बड़ा स्ट्रिक्टली, बड़ा थोरली, बड़ा डिटेल्ड तरीके से करना होगा। अब ये कब करना होगा? इस घटना के साथ ही। कौन सी घटना? विद लगा के बताया है। बहुत सारे लॉ सूट्स या कोर्ट केसेस के साथ ही जो बोइंग नाम की कंपनी पे लग गए हैं और इसके स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी हनीवेल पे लग गए हैं। दोनों ही ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। कह रहा है इन पे बहुत सारे कोर्ट में केस लगने के साथ ही। और क्या केस है? ये केस हैं जो अलेज करते हैं, जो आरोप लगाते हैं इन कंपनियों से हुई चूक का, नेग्लिजेंस का या गलत एयरक्राफ्ट बनाने का, और डिमांड भी करते हैं जुडिशियल ओवरसाइट की, यानी न्यायपालिका के द्वारा निगरानी की इस पूरी जांच में। कह रहा है जी, और ये सब चीजों के रिफ्लेक्ट करने के साथ ही, दिखाने के साथ ही, इरोड होते हुए, धीरे धीरे कम होते हुए कॉन्फिडेंस को। कह रहा है इसके साथ ही अथॉरिटीज को अब जाकर के परस्यू करना होगा हर लाइन को, हर एंगल को इस इंक्वायरी का। तो सेंटेंस को पकड़ना सीखना है हमें। सेंटेंस फिर बता रहा हूं इतना ही है, बाकी ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विद से शुरू हुआ है प्रेपोजिशन से, और इसमें बताया गया है इस घटना के साथ ही ऐसा हुआ। चलिए, ओवरसाइट यानी निगरानी, इरोडिंग यानी जो इरोड होता हुआ, वो जो धीरे धीरे, जैसे पहाड़ नदी से कट जाता है, वैसे अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो इरोड हो रहा है। कह रहे जी, अकाउंटेबिलिटी, एविएशन सेफ्टी एंड पब्लिक ट्रस्ट डिपेंड अपॉन
एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ थ्रू एविडेंस रादर देन सरमाइज। कह रहा है आपकी जो जिम्मेदारी है ना, और हवा में एविएशन में जो सेफ्टी है और पब्लिक का जो भरोसा है, ये तीनों ही बड़ी बेशकीमती चीजें हैं और ये डिपेंड ऑन करती हैं या निर्भर रहती हैं कि आप इस्टेब्लिश करें एक ट्रुथ को या सच को, और ये सच आना चाहिए एविडेंस के, सबूत के जरिए, थ्रू एविडेंस, बजाय सरमाइज के, कंजक्चर के, कयास के या अटकलों के। तो ये तीनों चीजें आप हमेशा सच के साथ ही इंश्योर कर पाएंगे। लोग कितना भी अटकलें लगा लें, सच सामने नहीं आएगा। चलिए, एविएशन सेफ्टी, पब्लिक ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, तीनों की वो डिपेंड्स। मेरे ख्याल से आर्टिकल यहीं खत्म हो गया। छोटा सा आर्टिकल था आज का, एक बार मैं देख लूं। सच में यार इतना ही था। चलो रैप अप करें क्लास को। 2 कॉन्सेप्ट आपने ग्रामर के सीखे हैं, अप्लाई कर लेना। पहले मेरे साथ ये आरसी के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। पहले में आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट से हमारा ऑथर, हमारा एडिटर अग्री हो जाएगा, उसको लगेगा सही है। और दूसरे में आपसे पूछा है कि इन चारों में से क्या एटीट्यूड था, टोन था ऑथर का या आर्टिकल का, एडिटर का, इस पूरे आर्टिकल में। चलो, किससे अग्री करेगा हमारा ऑथर? क्या इस चीज से अग्री करेगा कि जो एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन में जो डिले हैं वो अपने आप में इनहेरेंटली एक्सेप्टेबल हैं, बिल्कुल सही है, जायज है? या फिर वो ये कहेगा कि विसल ब्लोअर की टेस्टिमनी को समाज में एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं, जो गलत काम को उजागर करते हैं, उनकी गवाही को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एक पक्की यानी डेफिनेट एविडेंस की तरह? या फिर ये यूं कहता है कि ओनली विद ट्रांसपेरेंसी, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के सहारे ही एडिशनल इन्वेस्टिगेटिव टाइम में भी जस्टिफाइड, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का टाइम जो है सही ठहराया जा सकता है? या फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने कंक्लूसिवली ये एस्टेब्लिश कर दिया था, स्थापित कर दिया था या सुनिश्चित कर दिया था, और किसको? क्रैश के कोज को, इस क्रैश की जो है कारण। देखो, कारण तो अभी तक किसी को नहीं पता, और विसल ब्लोअर की टेस्टिमनी को सिर्फ हमें एक डेटा पॉइंट की तरह लेना है, वो पक्का एविडेंस नहीं हो सकती। और इन्वेस्टिगेशन में जो डिले हैं उनको हम एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल मानेंगे, वो गलत भी है। हर बार डिले अनएक्सेप्टेबल नहीं होता। आपने सुना होगा वो MH314 मलेशिया वाला जहाज, 5 साल पहले वो फटा है कहीं पे, है ना, इंडियन ओशन में, आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ठीक से आई नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार 12 महीने में आ जाए, डिले कभी कभी हो भी जाता है, हमेशा अनएक्सेप्टेबल नहीं होता। इसका ये मानना है कि अगर आपको टाइम चाहिए ना और, तो लो, लेकिन जितना अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसको पारदर्शिता के साथ है सबके सामने रखो। हमारे ऑथर का बस सिर्फ इतना ही पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल में कि करो जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और 12 महीने ले लो, लेकिन अभी तक जो किया, जो सीखा, जो देखा, जो समझे, उसको साफ भाषा में पब्लिक के साथ में शेयर कर दो। चलिए, फर्स्ट का आंसर बनेगा बी, है ना। ऑथर का इन्वेस्टिगेशन की तरफ क्या रवैया है, क्या एटीट्यूड है? उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, या न्यूट्रलिटी में भरोसा है, या उसको स्केप्टिसिज्म है, थोड़ा शक है, या एक पूरा कन्विक्शन कर रहा है, वो आरोप पूरा लगा रहा है ऑफिशियल फाइंडिंग्स पे कि वो मिसलीडिंग है, बरगलाने वाली है? हमारा ऑथर यही कह रहा है कि जो भी आपने बताया है हम उसको नाप तोल के देखें तो स्केप्टिसिज्म लगता है, थोड़ा शक हमें लगता है आपकी ट्रांसपेरेंसी को लेके, इरादों को लेके, और आपकी क्वालिटी को लेकर के जो आप इंक्वायरी कर रहे हो उसकी। बस यही तो टोन है, एटीट्यूड है इसका, कि हमें नहीं पता आप क्या बता रहे हो, पूरी बात या आधी बात, सच्ची बात की झूठी बात। बस इतना पता लग रहा है कि जो आप बता रहे हो वो आप छुपा छुपा के बता रहे हो, और आपकी क्वालिटी जो इन्वेस्टिगेशन की है वो ठीक हमें लग नहीं रही। बस यही इस आर्टिकल में रवैया है ऑथर का। सेकंड का आंसर डी, फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर क्या था? बी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे और जो मुझे पूरा भरोसा है आप कर भी लोगे। वन वर्ड पूछा है, ऐसा आदमी जो गलत काम में किसी का साथ दे, और सरमाइज, इस वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है। लास्ट में 4 एरर्स मिलेंगी, कोई यहां मिल सकती है, कोई यहां मिल सकती है ना, और कहां रख दी मैंने, एक एरर और होनी चाहिए। चलो, तीसरी बता नहीं रहा मैं, सही करके डाल दूंगा, ठीक है, खुद से अप्लाई करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वहां से मैच करना। 7 में से कितने नंबर मिले चेक करके बता दिया करो, सर 1 मिला, 2 मिला, 5 मिले,
कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे इसी वक्त 8 साढ़े 8 9 के बीच में। अंटिल देन हैव अ गुड नाइट, साइनिंग आउट।